बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हर गुजरते दिन के साथ करीब आता जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 की गहमा गहमी जो है वो भी अपनी जगह जारी दिखाई दे रही है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ तो गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, पाकिस्तान टीम के इम्कानात पर। तो आमिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। ये बताएं, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में आप कहाँ देख रहे हैं? यार अभी जो अगर आप देखें रिसेंटली पाकिस्तान खेला है टी20, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रहा है, सीरीज़ जीत गया हुआ है। उससे एक तो अच्छा होता है कि वर्ल्ड कप से पहले आप एक बड़ी टीम के साथ सीरीज़ खेलें, जीत गए, एक मोमेंटम आपको मिलता है। लेकिन एक जो मुझे प्लस पॉइंट नज़र आया, जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग अप्रोच जो मुझे स्पेशली नज़र आई है, आगा जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो माइंड सेट है, अगर इसी माइंड सेट से जाएंगे कि जो फेयर ऑफ फेलियर है ना, ये अगर इस तरह के माइंड सेट से खेलेंगे कि ये ना हो, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं पाकिस्तान के हाई। व्हाट अबाउट बाबर आजम? बहुत ज़्यादा उनके हवाले से सवाल हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से सही सिलेक्शन उनका हुआ है, या एक टाइम पर लोग जो कह रहे थे कि बाबर के बगैर टीम नहीं बनती और अब कह रहे हैं कि जी उसकी टीम में जगह नहीं बनती? देखिए, एक तो आई थिंक उस दिन आगा ने भी यही कहा है कि हर बंदा जो है ना बाबर के बारे में ही सवाल करता है, और आजकल आई थिंक राइटली सो, क्योंकि उनका जितना एक्सपीरियंस है, जितना उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, उस लिहाज से तो बनता है कि आपको चेक एंड बैलेंस देखना है कि कहाँ पे राइट सिलेक्शन है, कहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन है। और जहाँ तक मुझे लगता है बाबर आजम की सिलेक्शन हुई है तो उनको प्रूव भी करनी है फिर अपनी सिलेक्शन जो है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल से उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है, ना कि वो अपवर्ड गए हैं, वो नीचे ही आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वरिंग साइन है, और यहाँ पे सिलेक्टर्स को भी देखना है, टीम मैनेजमेंट को भी देखना है कि कॉम्बिनेशन में वो आते हैं कि नहीं आते। और जिस माइंडसेट से पाकिस्तान लास्ट 2 सीरीज़ खेला है, अगर आप देखें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो उनका जो माइंडसेट था पावर प्ले को चार्ज करने का, वो उन्होंने किया है। पहले मैच में आई थिंक 56-57 था, दूसरे में 65 प्लस था। तो इस वाले माइंडसेट में वो आते हैं कि नहीं आते। यस, हर बंदा ये कहता है कि जी श्रीलंकन जैसी कंडीशंस में उनका होना ज़रूरी था, लेकिन वो तो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। जब भी देखा, अभी दोनों सीरीज़ में वो स्पिनर से आउट हुए, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। अगर वो अपनी सिलेक्शन को कैसे प्रूव करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, और सिलेक्टर्स ने किस थॉट पे उनको लेके आए हैं कि वो उन कंडीशंस में वो बेनिफिट हमें दे सकते हैं। हाँ, वो फॉर्म में होते तो शायद मैं कह सकता कि वो दे सकते, लेकिन इस टाइम तो वो बेचारा खुद भी अंडर प्रेशर है कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में भी। तो ये क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। क्वेश्चन मार्क की आमिर आपने बात की, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनता पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पर कि आपने कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं रखा हुआ? है ही नहीं है अभी जो बेचारा नाफे, मैं तो यही कहूँगा, वो तो अपना अगर उसने करियर स्टार्ट किया तो उसने एज आ ओपनर स्टार्ट किया है। अब फ़खर को हमने मैं आई थिंक पहला बंदा था कि इस बात में मैं बोला था कि फ़खर को ज़बरदस्ती मिडल ऑर्डर बनाया जा रहा है, और आप आज देख ले 2 साल से फ़खर की परफॉर्मेंस कहाँ चली गई है। जब आप इस तरह के शिफ्ट्स करते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम आती है। और आप देख ले, अब जो हमारा आगा है वो मिडल ऑर्डर, अब वो 3 पे चला गया, और जो ओपनर था वो 4 पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सिलेक्शन कमेटी पे भी आता है कि आपने वो डेप्थ नहीं तैयार की, आपने आपका वो जो एक माइंडसेट होता है टीम को बेहतरी की तरफ लेके जाने का, आप बस शफल करते रहे कि ओपनर मिडल ऑर्डर मिडल ओपनर, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपकी टीम का जो विनिंग बैलेंस होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता। वो ठीक है, एक सीरीज़ जीत जाएंगे, 2 हार जाएंगे, तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगे। आमिर, जब आप खेल रहे थे तब भी यही बात होती थी कि टीम मैनेजमेंट जो है उसकी फ़ाइनल से में बहुत ज़्यादा होती है। अब बात हो रही है कि जी सिलेक्शन कमेटी 20 मुंतखब करती है, 15 कप्तान और हेसन डिसाइड करता है। लग रहा है आपको? मुझे लगता है इस कोच का, मुझे लगता है कि थोड़ी से है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि टीम की आप प्लेइंग स्टाइल भी देखें ना, प्लेयर को पहले बता दिया जाता है कि आप सीरीज़ का एक मैच खेलोगे, दूसरा ड्रॉप हो गए, तीसरा फिर आप खेलोगे। तो यहाँ पे तो उसका लगता है कि उसकी चल रही है। लेकिन बात यह कि इससे पहले, वो तो अभी आया ना, आई थिंक 6 महीने हुए उसको, लेकिन इससे पहले भी यही सिस्टम चलता रहा है। कोई सेटलमेंट टीम में नज़र नहीं आई कि स्पेसिफिक रोल होने चाहिए कि ये हमारा 4-5 का बैट्समैन है, ये टॉप 3 है, ये कभी भी नज़र नहीं आया। पिछले 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि आपको एक सेटल्ड टीम नज़र नहीं आई।
तो आमिर एज ए फास्ट बॉलर आप इस टीम की जो फास्ट बॉलिंग सिलेक्शन है उससे मुतमईन है? सलमान मिर्ज़ा, शाहीन आफरीदी, नसीम, डू यू थिंक फेयर इनफ? एंड फोर्थ फास्ट बॉलर आपके फ़हीम अशरफ। यार सलमान मिर्ज़ा तो मुझे लगता है कि आई पर्सनली कि मुझे वो पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। अगर जब से वो आया हुआ है, और मुझे उसकी एक अच्छी जो चीज़ लगती है, एक T20 की रिक्वायरमेंट जो है ना, कि आपके पास वेरिएशंस होनी चाहिए, और उस लड़के के पास है। अभी हालांकि वो इट्स टू अर्ली टू से कि वो पता नहीं आगे जाके क्या करेगा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि नया बॉल वो अच्छा यूज़ करता है, स्विंग हो रहा हो तो वो स्विंग करता है, जहाँ पे कटर्स की ज़रूरत होती है वो कटर्स करता है, जहाँ यॉर्कर की ज़रूरत होती है वो यॉर्कर करता है। तो ऐसा बॉलर ही आपको T20 में चाहिए होता है कि जिसके पास डिफरेंट वेरिएशंस हों। जहाँ तक आपने शाहीन की बात की, यस, अगर हम बाबर की बात करते तो शाहीन की भी बात करनी है, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस नीचे ही आई है, ना कि ऊपर आई है। और ये अगर वो वर्ल्ड कप में जा रहे हो, फॉर नाउ वो हमारे लीडर ऑफ द अटैक है, लेकिन उनका रोल भी बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में है कि मुझे नहीं, माइट बी आई एम रॉन्ग, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी कहीं ना बेंच पे बैठ जाए। तो यानी आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा या आप देखने वालों को ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फाइनल 11 में शाहीन आफरीदी एंड बाबर नज़र ना आए, तो ये सरप्राइज़ नहीं होगा? ये टीम की सिचुएशन और टीम के ये कॉम्बिनेशन के लिए हम बेहतर लोगों है। फैंस को भी समझने की ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर वो आपने देखा होगा कि अवेला मच जाता है कि ये वो सीनियर था, वो कैसे बैठ गया। ये जब तक हम इस कल्चर से भी नहीं निकलेंगे ना, हमारी टीम बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। जो टीम की रिक्वायरमेंट है हमेशा, अगर शहनशाह टीम की रिक्वायरमेंट है तो यस उसको होना चाहिए, अगर वो टीम की रिक्वायरमेंट में नहीं पूरा उतरे तो उनको नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये क्राइटेरिया नहीं सेट करेंगे, आपकी टीम बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि हमने जैसे दूसरे T20 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखा कि अबरार और उस्मान तारिक एक साथ खेले, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप में लीथल स्पिन कॉम्बिनेशन होगा कि हम इन दोनों के साथ प्लेइंग 11 को जो है वो डिज़ाइन करें? देखिए, श्रीलंका की कंडीशंस को नोइंग द फैक्ट के जो कंडीशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बॉलिंग को वो सूट करती हैं। और अगर उस्मान और इब्रार साथ में खेलते हैं तो आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, अभी तक कोई भी जितना भी वो दोनों खेले हैं, कोई भी टीम उनको खुल के नहीं खेल सकी, जो पाकिस्तान को प्लस पॉइंट जाता है। और मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग ही है। फॉर नाउ आपकी फास्ट बॉलिंग आप उस तरह रिलाई नहीं कर सकते जितना आप अपने स्पिनर्स पे कर सकते हैं। तो आमिर, बीइंग अ फास्ट बॉलर, आपने अपनी फास्ट बॉलिंग को तो डिस्क्राइब कर दिया। व्हाट अबाउट हारिस रऊफ़? उनके साथ ठीक हुआ आपके ख़्याल में, या जो उनकी माजी की परफॉर्मेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हेसन के लिए अब इसके अलावा और कोई चारा था नहीं? देखिए, मैं एज अ क्रिकेटर मैं तो ये नहीं कह सकता कि उसके साथ ठीक हुआ, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है कि वो अपने कंट्री को इस तरह के इवेंट्स में जो है वो रिप्रेजेंट करे। और यस, हारिस रऊफ़ की यार 100+ वो T20 खेला हुआ है, 100+ T20 खेलना अपनी कंट्री से मजाक नहीं होता। यस, लेकिन यहाँ पे रोल आता है कहीं ना कहीं। आप अगर उसके डेथ ओवर्स देखते हो, जी यहाँ पे उसने ये वाला मैच हरवा दिया, ये वाला हरवा दिया, ये वाला हरवा दिया, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे रोल आता है कैप्टन और मैनेजमेंट का कि आपने प्लेयर से काम कैसे लेना है। आपका विकेट टेकर तो वो है, 140+ वो करता है, तो आपको हमेशा प्लेयर का रोल समझना है। ओके, हमारा हारिस डेथ ओवर्स का ऑप्शन नहीं हो सकता, हम इसको 7 से लेके 15 ओवर तक ख़त्म करेंगे, और हमारा विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है, 140+ भी है, तेज़ बॉलिंग करता है, बाउंसर्स करता है, यॉर्कर करता है। आप उसको डेथ में ना फिर यूज़ करें, आप उनको मिडल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको T20 में आप हमेशा मैच तब जीते हैं जब आप विकेट्स कंसिस्टेंट लेते हो। और हारिस रऊफ़ की ये क्वालिटी थी कि वो आपको विकेट लेके देता था, इसमें कोई शक नहीं है, और आप उसको यूज़ करें। फिर एज अ मैनेजमेंट, एज अ कैप्टन आपका काम है कि मैंने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। ओके, मैं इसको डेथ ओवर्स में नहीं लेके जाऊंगा, इसको मैं 7 से 15 तक यूज़ करूंगा और ये मुझे विकेट्स लेके देगा। यस, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के इम्कानात पर। मजीद बातचीत एक ब्रेक में। इस वर्ल्ड कप में आमिर, पाकिस्तान टीम को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि 2009 में यूनुस खान की टीम वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी। मुझे लगता है कि 2026 में सलमान अली आगा की क़यादत में हम हिस्ट्री रिपीट करने जा रहे हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह, और यू नेवर नो। देखिए, T20 का कोई पता नहीं होता। 2009 की आपने बात की, उस टाइम भी पाकिस्तान टीम को इतना हाईली रेट नहीं कर रहा था। इवन दो जहाँ तक सुनने में आया था कि ये टीम जो है ये तो ग्रुप स्टेज भी पार नहीं करेगी, मुझे अच्छी तरह याद है।
और उसमें क्रेडिट जाता है यूनुस भाई का। बात वही आती है कि लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह उन्होंने लाला का रोल चेंज कर दिया था, नंबर 3 पे ले आए थे, तो इस तरह के आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह के हमारे स्पिनर्स, अगर हमारी बैटिंग वहाँ पे 160 प्लस करेगी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बहुत हाईली चांसेस होंगे। ये जो सलमान और साइम को हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा कि बिल्कुल उन्होंने चढ़कर बैटिंग किया, क्योंकि श्रीलंका में तो आप स्पिनर के साथ ही उतरेंगे और पावर प्ले में स्पिनर आ जाए कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। आपको लगता है कि ये हिकमत अमली श्रीलंका में भी कारगर होगी? है दम्बोला में सलमान ये करके दिखा तो चुके हैं, आपको लगता है कि आते ही पहली गेंद पर आपने चढ़ाई कर दी? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एज अ क्रिकेटर ये बात समझनी पड़ेगी। जो आप यहाँ की लाहौर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो नया बॉल है ना, पहले 10-12 ओवर वो बल्ले पे अच्छा आ रहा था। तो ये एक माइंड सेट होता है टीम का कि जब तक बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा है उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो आप करो, क्योंकि जब बॉल सॉफ्ट होता है, टर्न शुरू हो जाता है, बल्ले पे आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वहाँ पे भी ऐसा हो तो वाई नॉट, कि ऐसा ही होना चाहिए। तो आमिर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आई थिंक इट्स टू अर्ली कि आप प्लेइंग 11 जब बनाने जाएंगे तो शादाब और नवाज को तो रखेंगे आप, तो आपको लगता है कि आप 1+ फ़हीम अशरफ जाएंगे या आप 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और फ़हीम अशरफ की प्लेइंग 11 में जगह नहीं होगी? जो मेरा जो अभी माइंड सेट जो मैं इस कोच का समझा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये चारों स्पिनर्स के साथ जाएगा। मुझे लगता है कि ये उस्मान को ऑन एंड ऑफ खिलाएंगे। ये गेम 1 से मुझे लगता है कि जो अभी पहले गेम में टीम थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के, मुझे लगता है कि ये इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे वो चारों स्पिनर्स। क्योंकि नवाज़ और शादाब का एज ये है कि वहाँ पे आपको ऑलराउंडर्स भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। राइट लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन भी चाहिए क्योंकि स्पिनर्स मोस्टली होंगे टीम्स के पास। तो नवाज़, शादाब, इब्रार और साथ आई थिंक एक बॉलर और एक फ़हीम हो सकता है। तो आप इस बात पर मैं कहूँ कि पूरे एतमाद हैं कि सलमान मिर्ज़ा तो खेलेगा, शाहीन एंड नसीम में टाई होगी या सलमान और नसीम में टाई होगी? इस टाइम जो मुझे लगता है, जो मैं अगर अपनी एक पर्सनल राय दूं तो, क्योंकि लेफ़्ट आर्मर का एक एज तो होता है और सलमान इस टाइम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं क्योंकि नया बॉल स्विंग भी कर रहे हैं और उनको वेरिएशंस को भी बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सलमान के साथ जाऊँ। और इस टूर्नामेंट में आपको कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम स्लोली और ग्रेजुअली नहीं बल्कि स्टेट तेज़ी के साथ लास्ट 4 में होगी? तेज़ी के साथ तो नहीं मैं कह सकता लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान टॉप 4 में होगा। तेज़ी के साथ नहीं कि इफ़ एंड बट्स में कि ये हो जाए या वो हो जाए, कहीं ना कहीं होगा ऐसा। क्योंकि लेकिन एक अच्छी चीज़ है, एक तो हमारे स्पिनर्स फॉर्म में हैं और अब साइम भी रन्स करना शुरू हो गए हैं, आगा के बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है। लेकिन जो वरिंग साइन है मेरे लिए वो है फरहान और फ़खर जमान, क्योंकि इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि फ़खर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, वो टॉप 3 में फरहान खेल रहे हैं। श्रीलंका में देखिए जब वर्ल्ड कप जो बड़े मैचेस होते हैं ना, अगर आपको जब तक टोन ना सेट की दी जाए ना तो बड़ा प्रेशर होता है टीम पे। वो और फरहान का भी परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है, हालांकि उनको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं लेकिन उस तरह वो अवेल नहीं कर रहे। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जब आप प्लेइंग 11 बनाने जाएंगे तो आप में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा, फरहान या फ़खर जमान, इनके दरमियान टाई होगी और बाबर आजम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे? मुझे यही लगता है। और लेकिन ये एक मिथ ख़त्म होनी चाहिए कि यार ओपनर जो है ना वो हमने राइट एंड लेफ़्ट कॉम्बिनेशन रखना है। फ़खर जमान इज़ अ डिफरेंट प्लेयर। वो साइम जो है, साइम दोनों रोल कर सकता है। साइम ग्राउंड शॉट्स भी खेल सकता है, जब चाहे चार्ज भी ले सकता है, लेकिन फ़खर को आपको फिर फ्री हैंड देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो नीचे वो ज़ाया हो रहा है, वो जब तक ओपन नहीं करेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरह हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा कि हम गैर मुतबक्के तौर पर डैलस में अमेरिका से हार गए, आप भी थे उस टीम के साथ, तो आपको लगता है कि नहीं ये टीम ठीक है, नहीं करीब नहीं आने देगी अपसेट को? यार अभी तक जो रिसेंटली खेले हैं अपसेट को तो इन्होंने पास नहीं आने दिया। अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाएं तो शारजा में अगर आपको याद हो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ थी, तो कुछ हमारे पड़ोसी भी ये कह रहे थे कि जी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है और ये है, उसको हमने साइड पे लगाया। तो अभी क्या कहते हैं, एशिया कप में हमने श्रीलंका को हराया, अच्छा फिर बांग्लादेश को हराया, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई। लेकिन T20 में मैं जैसे पहले बोला, यू नेवर नो, वो जो दिन होता है जो अच्छा खेलता है। लेकिन अभी तक ये टीम मुझे नहीं लगता कि अपसेट को पास आने देगी। तो आमिर, ये टूर्नामेंट एशिया की टीमों का देख रहे हैं आप, या आपको लगता है कि सेमीफाइनल
2-2 होगा? सेमीफाइनल मुझे लगता है 2-2 होगा। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जा रहे हैं आपको सेमीफाइनल में, या कोई एक टीम आपको लग रहा नहीं? पाकिस्तान इंडिया मुझे लगता है जा सकते हैं, बाकी आई डोंट थिंक सो श्रीलंका। लेकिन न्यूजीलैंड को कोई इतना डिस्कस नहीं करता, लेकिन वो हमेशा से ऐसे टूर्नामेंट्स में ना एक डिफरेंट टीम नज़र आती है, और मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि तीसरी जो होगी वो न्यूजीलैंड होगी। बस आमिर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और अभी आपने प्रैक्टिस पर जाना है, और जियो न्यूज़ पर आप ताबिश हाशमी, अहमद शहजाद के साथ हम आपको रोज़ देखेंगे मैच के बाद। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जाते जाते हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आप कट शॉट मुझे ये बताइएगा कि इस टीम का पॉजिटिव क्या है और इस टीम का नेगेटिव क्या है? इस पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि मुझे लगता है कि आगा ने जो एज अ लीडर माइंडसेट चेंज किया टीम का, वो क्योंकि जो अभी खेल रहे हैं वो जिस माइंडसेट से खेल रहे हैं एक अच्छी चीज़ है। फेयर और फेलियर मुझे एज अ प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो एक नेगेटिव चीज़ है कि आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, पावर प्ले में और डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, ये बड़ा मसला है, बिग कंसर्न। बिग कंसर्न। बहुत शुक्रिया आमिर, हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर की गुफ्तगू आपने सुनी, और आमिर ने, अगर मैं कहूँ कि पूरा एक्सरे निकाल दिया है वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों का। ख़ास तौर पर हमने पाकिस्तान टीम को डिस्कस किया, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में आमिर को लगता है कि ये टीम माजी के मुकाबले में काफ़ी बैलेंस टीम है और ये मायूस नहीं करेगी। और मैं तो सीधा कह रहा हूँ, पाकिस्तान 2026 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लिफ्ट कर रहा है। आमिर कह रहे हैं कि मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है, खेल है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।